वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबों को सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होगा वो पिछले वीडियो की जो अगली श्रृंखला है उस पर बात होगा। लास्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट भारत के जो बजट है, बजट की प्रक्रिया है, कितने प्रकार के बजट होते हैं, सरकार को कहाँ से पैसा आता है, सरकार कहाँ पर खर्च करती है, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड अबाउट दैट। आज जो बात होगा वो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ओके, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं कि सरकार की जो प्राप्तियां और व्यय। देखिए, बजट जो बजट होता है वो जनरली उसको अगर बांटा जाए तो एक तरफ राजस्व बजट, दूसरा तरफ आप पूंजीगत बजट लिखते हैं, पूंजीगत। ओके, फिर राजस्व जो बजट होता है उस राजस्व बजट में आप राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में भी आगे बांटा जाएगा। तो राजस्व प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों में बात करें तो आपको एक टैक्स से जुड़ा होगा, एक नॉन टैक्स से जुड़ा होगा। नॉन टैक्स, ओके। जो टैक्स होते हैं वो भी अगर बात करें टैक्स तो ये भी दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स की डीटी की, तो आपको पता होगा डीटी में क्या क्या आते हैं। खास करके आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, उसका कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, आयकर, निगम कर, ये सब खास करके। इसके अलावा बहुत से और भी है बट खास करके स्पेशली मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में, इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर, इसमें आपको खास करके जीएसटी पढ़ने का मौका मिलेगा, जीएसटी को समझना, ठीक है। जिसमें आप मतलब पहले की बात करें तो उत्पाद कर था, इसके अलावा वस्तु और सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन टैक्स की बात करें, सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसमें नॉन टैक्स भी तो आता है। तो नॉन टैक्स जो टैक्स को छोड़कर, मतलब टैक्स को छोड़कर का तो कहाँ से मिलेगा, जैसे लाभांश समझते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी के लाभ के बाद लाभांश कर सकते हैं, सरकारी उपक्रमों से मिलने वाला लाभ। इसके अलावा आपने बहुत से लोगों को लोन दिया होगा तो उसमें ब्याज की प्राप्ति होगी आपको। इसके अलावा आप शुल्क लगाते हैं, दंड देते हैं, वो भी आपका राजस्व प्राप्ति आएगा, लेकिन वो भी नॉन टैक्स के तहत। इसके अलावा आप करेंसी छापते हैं तो करेंसी में कहीं ना कहीं उछाल आता है, तो करेंसी अप्रिसिएशन के कारण आपको फ़ायदा मिल सकता है। और भी सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। बात करें पूंजीगत प्राप्ति की, पूंजीगत तो जो कैपिटल प्राप्तियां होती है वो खास करके जो आप चाहे तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल लोन, ठीक है, इंटरनल लोन, विदेशी सहायता। इसके अलावा जो ऋण की जो वसूली होती है, ऋण की वसूली, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ओके, उससे भी आपको पैसा मिलता है कहीं ना कहीं। ये था प्राप्ति की बात। राजस्व प्राप्ति हो गया, अब राजस्व और पूंजीगत पर राजस्व व्यय। ये व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में कहाँ तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो हम लोग ब्याज में दे देते हैं, ब्याज का भुगतान करने में। इसका रक्षा बजट है हम लोग का। उसके बाद सब्सिडी बहुत दी जाती है, सब्सिडियाज, ठीक है। पेंशन, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो भी राजस्व व्यय में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करने में जो प्रशासनिक व्यय होता है, पुलिस प्रशासन इत्यादि में जो खर्चा होता है वो भी राजस्व व्यय है। बात करें पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय में आपने निवेश किया, जहाँ कहीं भी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई, स्कूल लगाया, विद्यालय बनाया। इसके अलावा आपने बहुत भारी मात्रा में जो ऋण लिया था तो ऋण का भुगतान भी तो करना पड़ेगा आपको, ऋण का भुगतान करने के लिए, ठीक है, ऋण भुगतान करने के लिए। उसके अलावा आपने
ऋण डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ता है, बहुत से सरकार को ऋण का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ये सब पूंजीगत में आएगा। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। अब एक एक करके मैं डिटेल से बताता हूँ परिभाषा के साथ कि सरकार का जो टोटल पब्लिक इनकम कहाँ से, तो टोटल पब्लिक इनकम जिसमें सबसे हम लोग जानते हैं कि सरकार की जो कुल प्राप्ति है उसको हम लोग जनरली एक वर्ष में मान लेते हैं। तो सरकार की जो सभी स्रोतों से जो उसको मिलने वाला जो अनुमानित मौद्रिक आय है उसको हम लोग कह सकते हैं प्राप्ति। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है, मतलब सरकार की इसमें से देनदारियां क्रेडिट, देनदारी, ठीक है, देनदारी सृजित नहीं होती है, ठीक है, देनदारी सृजित नहीं होती है, और ना ही परिसंपत्ति में गिरावट आता है, परिसंपत्ति में गिरावट भी नहीं आता है, परिसंपत्ति में गिरावट नहीं आता है। तो समझ लीजिए इस प्रकार की प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति, और ये मतलब रेगुलर डे टू डे जो फंक्शन चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है वही होता है, मतलब कर सकते हैं कि नियमित होती है, आवृत्ति प्रकृति की होती है, ठीक है। और इसमें आपको कर राजस्व, इसके अलावा नॉन जो गैर कर राजस्व होता है, गैर कर दोनों आएगा, ठीक है। तो कर राजस्व में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ओके। नॉन टैक्स में तो बताइए दिया गया अभी कि लाभ और लाभांश, ठीक है, लाभ का अंश, लाभांश। इसके अलावा जो ब्याज है, शुल्क है, जुर्माना है, मुद्रा छापने और डाक टिकट को छापने, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया जो अनुदान है इत्यादि उसमें सब शामिल होता है। कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी की बात करें, पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसका मतलब समझे जस्ट अपोजिट टू इट, मतलब इस प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाएगी, यानी परिसंपत्ति को बेचा जाएगा तो स्वाभाविक परिसंपत्ति आपकी घट जाएगी, आपकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज जो होगा वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी से लोन लेंगे तो आप पर एक दायित्व तो एक सरकार की देयताएं क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति घट जाती है, ओके। अगर आपने ऋण लिया तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन आता है, लायबिलिटीज वो बढ़ा देगा, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, सब प्रकार के ऋण से, सब प्रकार की सहायता से। इसके अलावा भविष्य निधि जो होता है, भविष्य निधि में जो पैसा फंसाया जाता है, भविष्य निधि में जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, वो भी पेंशन फंड है, पेंशन फंड में जो जमा है उससे भी आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। जो अल्प बचत होता है, अल्प बचत, ये भी आपकी लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। लोक लेखा निधि में जो पैसा, लोक लेखा निधि जिसके बारे में मैंने कल बताया था, लोक लेखा की जो प्राप्तियां हैं ये है। इसके अलावा सरकार का इंटरनल एक्सटर्नल लोन समझिएगा। देखिए पहले क्या होता था, जो खर्चा होता था उसको एक्सपेंडिचर, हम लोग अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर जो है वो पहले एक तरह से प्लानिंग करके होता था, योजनागत होता था, गैर योजनागत होता था, ठीक है। तो योजनागत का मतलब है कि मतलब समझ लीजिए पहले से प्लानिंग करके जिसके में खर्चा किया जाए, राजस्व तथा व्यय दोनों शामिल होता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आपको सपोज शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि का व्यवस्था करना हो, और जिसके लिए आप प्लानिंग कर ही नहीं पा रहे हो, अचानक खर्च करना पड़ जाए, जैसे रक्षा बजट हो जाए, सूखा आ जाए, भूकंप आ जाए, ब्याज अदायगी करना पड़े, जिसके लिए आपने प्लानिंग नहीं की हो, तो उसको मतलब आप गैर योजना बोल सकते हैं। तो वर्तमान में ये 2016-17 में इसको मतलब समाप्त कर दिया गया, 17-18 के आसपास 2000 में योजनागत, गैर योजनागत को समाप्त करके मतलब उसके स्थान पर दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो उसको मतलब अलग शब्दों में, अलग अलग नामों में, ओवरऑल मकसद वही है, बस शब्दों का चयन जो है वो बदल दिया गया है। तो बात करते हैं राजस्व व्यय की।
राजस्व व्यय का सीधा सा मतलब होता है एक वर्ष में जो कुछ भी, मतलब एक वर्ष के अंदर छोटे अवधि के लिए, अल्प समय के लिए अगर कोई जो कुछ अनुमानित व्यय है जिसके परिणाम स्वरूप ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा और ना ही आपकी जो लाइबिलिटीज़ है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला है, जो आपको बताया जा चुका है। जैसे कि सपोज आप सब्सिडी देते हैं, सरकार सब्सिडी बहुत देती है, खाद सब्सिडी हो, डीजल सब्सिडी हो, पेट्रोल सब्सिडी हो, कृषि सब्सिडी हो, राज्यों को अनुदान देना पड़ता है। अनुदान आपको पता होगा, ग्रांट्स, ये सब वापस नहीं आता है क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, सर ठीक है, ये सब सब क्या है, ये एक तरह से राजस्व है। पूंजीगत में पूंजी का निर्माण होगा, लाइबिलिटीज आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इन्वेस्ट कीजिए, आप निवेश कीजिए, ऋण दीजिए, इसके अलावा आप ब्याज का भुगतान कीजिए, उसके शेयर की खरीद कीजिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, भूमि, भवन, सब ये सब आता है। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स का स्ट्रक्चर जो है भारत में वो किस तरह से है, कैसा स्ट्रक्चर है टैक्स स्ट्रक्चर भारत में। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि चूँकि हम लोग जानते हैं भारत जो है दुनिया का मतलब एक अद्भुत देश है, जहाँ पर अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ भी है और यहाँ पर 3 स्तर में सरकारें भी हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा स्थानीय सरकार। तो कर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अधिकारों का मतलब रोल जो है वो अच्छा तरह से बताया भी गया है। आपको पढ़ना पड़ेगा साथ ही अनुसूची जिसमें विषयों का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टैक्सेशन मेथड की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ जो टैक्स लगाया जाता है, सबसे पहले टैक्स होता क्या है। टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य मतलब एक तरह से दंड है, एक तरह से भुगतान है, जो व्यक्ति या परिवार या फर्म को बिना किसी प्रतिफल की आशा के, मतलब आप उससे उम्मीद मत कीजिए, आपको देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से भुगतान तो करना ही पड़ेगा और उसके बदले आप चाहिए कुछ मिल जाए ये मत सोचिए। उसके लिए सरकार अपना इनडायरेक्टली सबको लिए आपके लिए बहुत कुछ करती है। अब देखिए टैक्स के जो बनावट है वो डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार का टैक्स है। अगर बात करें प्रतिगामी टैक्स होता है, ये टाइप्स पढ़ा रहा हूँ मैं, what are the types of। तो प्रतिगामी का मतलब होता है रिग्रेसिव, नाम से स्पष्ट है, रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, जैसे जैसे आपका मतलब समझ लीजिए कि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स का स्लोप घटते जाएगा, ठीक है। ये रिग्रेसिव नेचर का है। अगर यहाँ पर रुपया है या फिर आय है और इधर अगर कर की दर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टैक्स। तो देखिए परसेंटेज ऑफ टैक्स जैसे जैसे आप मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, आप पर आपका जो टैक्स का जो प्रभाव है वो घटता चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव नेचर का मतलब है जैसे कि सपोज 10 लाख रुपया में आप अगर 30% का टैक्स देख रहे हैं तो 20 लाख रुपया में आप 20% का टैक्स दे रहे हैं और 30 लाख में आप फिर 10% का टैक्स दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स का जो रेट है वो घटता जा रहा है, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इस ओके, रिग्रेसिव इन नेचर समझ गए। रिग्रेसिव, इसके जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जितना कमाइए उतना दीजिए, सीधा सीधा बात है। प्रोग्रेसिव का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि जीरो तो कभी हो नहीं रहा, तो ये है आपका, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का सीधा सा मतलब होता है जिस अनुपात में कमाएंगे उस अनुपात में आपको टैक्स लगेगा। आय में वृद्धि, आय में अगर आपकी वृद्धि होगी तो आपके टैक्स के स्लैब में भी वृद्धि होगा। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपने 10% कमाया तो आपकी आय 10% इनकम, वैसे जैसे जैसे सीमा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आपको अधिक से अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है। शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आय में वृद्धि के साथ अगर कर की दर में वृद्धि हो रही है तो ऐसी कर प्रणाली को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। और बेहतर भी है क्योंकि एक तरह से ये कहीं ना कहीं एक बहुत न्यायशील सिद्धांत, जो न्यायशील सिद्धांत के पर फोकस करता है, गरीबों पर इसका कम वेटेज मतलब दबाव पड़ता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से भारत में जो सिस्टम है, जो लोक कल्याणकारी की बात है वो उसको देखता है। अगला बात करते हैं अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा सा मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इनकम कितनी है, एक निश्चित दर आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड है, ठीक है, हमेशा फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा। फिक्स्ड दर ये देखिए एक्स टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन फिक्स्ड। मतलब यदि कर की दर में आय में परिवर्तन के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा, आय बढ़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सभी विभिन्न जो आय वर्ग वाले लोग होते हैं उसको मतलब एक दर ही चुकाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था जो है एक तरह से न्यायशीला, जो न्याय का जो सिद्धांत है या जो न्यायशीलता है उसके सिद्धांत के जैसे अपोजिट है, ठीक है। कि कोई 10 लाख रुपये कमा रहा है उसको भी
उतना ही इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, और कोई 10,000 कमा रहा है उसको भी उतना ही इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स शॉर्ट में इनकम टैक्स नहीं, मतलब एक टैक्स देना पड़ रहा है। ये है अनुपातिक, कर की दर स्थिर रहती है, आपके आय पे डिपेंड नहीं करता है। एक होता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव डिग्रेसिव को हम लोग कहते हैं हिंदी में अवकर्मिक। अवकर्मिक अवकर्मिक का क्या मतलब है कि एक निश्चित सीमा के तक बढ़ेगा, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा और उसके बाद वो स्थिर हो जाएगा। जैसे सपोज एक निश्चित सीमा तक बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी, एक निश्चित सीमा तक बढ़ा और फिर वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ रहा है और फिर वो जाके कांस्टेंट हो गया। तो इसको कह सकते हैं हम लोग ये अवकर्मिक कर प्रणाली है। मतलब इसमें क्या होता है, प्रारंभ में जो टैक्स की जो दर होती है वो आय बढ़ने के साथ बढ़ेगी और एक निश्चित सीमा के पश्चात स्थिर हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे कि 10 लाख तक की आय पर 10%, 10 लाख के बाद 20 लाख तक की आय पर 20%, और 20 लाख से अगर अधिक कमा रहे हैं तो 20% ही रहेगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद आप 50 लाख भी कमाइए तो भी आपका 50% नहीं होने वाला है, 20% ही रहेगा। मतलब इनकम बढ़ रहा है, शुरुआत में इनकम के साथ बढ़ने से बढ़ेगा और उसके पश्चात निश्चित हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स नाम से स्पष्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने का कि ऐसे तो जनरली लोग समझते हैं कि एक ऐसा टैक्स जिस पर लगता है उसको भरना पड़ता है, मतलब घाव जिसको हुआ है उसी का फीलिंग होगा, ये कहा जा रहा है। इसमें एक शब्द आता है कराघात और करापात। करापात, कराघात और करापात डायरेक्ट टैक्स में एक ही व्यक्ति पर होता है। ओके, तो मैं बता रहा था कि अगर impact of tax and incidence of tax दोनों अगर एक ही व्यक्ति पर लग रहा हो तो इस प्रकार का जो नेचर होता है वो डायरेक्ट टैक्स का होता है। जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर, निगम कर। इसमें क्या होता है, आप टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है। पर्सनल इनकम, आयकर की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा, आयकर विभाग, केंद्र सरकार का आयकर विभाग है उसके द्वारा था, और केंद्र सरकार का जो आयकर विभाग है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है CBDT, उसके द्वारा एक तरह से इसको शासित किया था, इसके द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। और आपको भारत में जो इनकम टैक्स होता है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट है, तो आयकर अधिनियम जिसको बोलते हैं, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स आयकर एक्ट अधिनियम 1961 का है, उसके तहत आपको डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स का सीधा सा मतलब होता है कंपनियों को, जो उसको कंपनी को जो भी लाभ होता है, एक बड़ी सी कंपनी है, इसका जो प्रॉफिट हुआ उसके प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड कंपनी लाभ कर। इसको कंपनी लाभ कर भी कहते हैं, कंपनी लाभ कर। कंपनी लाभ कर का सीधा मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और इसको सुपर टैक्स भी कहते हैं कभी कभी, सुपर टैक्स, इसलिए याद रखिएगा सुपर टैक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स। और ये इसका वेल्थ टैक्स भी होता था लेकिन अब नहीं है ये, फिर भी जान लीजिए वेल्थ टैक्स क्या होता है। वेल्थ टैक्स भी इस डायरेक्ट टैक्स है, जो कि मतलब व्यक्तियों की जो संपत्ति है उसको बेचने के पश्चात उस पर जो टैक्स लगता है, हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया 1516 में। इसका जो गिफ्ट टैक्स भी होता था, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स मतलब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, उसकी कीमत एक निश्चित सीमा के बाद है तो उस पर एक टैक्स लगा दिया जाएगा। हालांकि मतलब 2002 में या 3 में इसको व्यवस्था को मतलब कहीं ना कहीं 1998 में इसको समाप्त किया गया था, फिर से कहीं लाया गया है क्या, आप इसको जान लीजिए। एक होता है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का सीधा सा मतलब होता है कोई संपत्ति है आपने उसको बेचा, कोई कार है आपने उसको बेचा, या कोई बड़ा सा भवन है आपने उसको बेचा, रियल इस्टेट है आपने उसको कुछ बेचा,
तो एक तरह से आपकी अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो उस पर जो एक तरह से जो आपको उसके ऊपर लाभ मिलता है, जैसे भूमि है, भवन है, शेयर है या डिवेंचर है या कोई भी अन्य संपत्ति, जब अपनी क्रय लागत का जो उसका जो क्रय लागत होता है उससे अगर उसको अधिक पर बेच दिया जाए तो उससे उसको पूंजीगत लाभ होगा, उस पूंजीगत लाभ पर एक टैक्स लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। ये मतलब शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है। अगर आपने कोई प्रतिभूति या शेयर 1 वर्ष से कम समय अवधि के बाद बेच दिया तो उस प्रतिभूति पर जो विक्रय मूल्य होता है उस पर जो टैक्स मिलता है आपको, मतलब एक तरह से जो लाभ मिलता है उस पर लगाया जाएगा। लेकिन हो सकता है ये लॉन्ग टर्म में भी हो, जैसे कोई भूमि है, भवन है, अगर उसमें 36 महीना से अधिक, यानी आप 1 वर्ष से अगर अधिक, शेयर में 1 वर्ष होता है, लेकिन अगर कोई भूमि भवन है उसमें 36 महीना का बाद होता है। तो कोई शेयर अगर 1 वर्ष से कम बेचते हैं तो उस पर जो आपको लाभ मिलेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। और अगर वो 1 वर्ष से ज़्यादा अगर शेयर है या डिवेंचर है या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उस पर अगर आप 1 वर्ष से बाद बेचते हैं उसके बाद उसके ऊपर आपको जो लाभ मिलने वाला है तो एक तरह से उस लाभ को आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। लेकिन भूमि के संबंध में, ज़मीन के संबंध में, घर के संबंध में ये आपके लिए 36 महीने से अधिक होना चाहिए। एक होता है मतलब प्रतिभूति विनिमय टैक्स, प्रतिभूति विनिमय, प्रतिभूति विनिमय कर, ठीक है, मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये मतलब जैसे कि कोई प्रतिभूति है, प्रतिभूति का सीधा मतलब होता है जिसका अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये किसी और से अपना मतलब वैल्यू ड्राइव करता है, तो उसको बेचने के पश्चात जैसे शेयर है, डिवेंचर है, डेरिवेटिव्स है, म्यूचुअल फंड है, इसके खरीदने या और बेचने पर जो आपको लाभ मिलेगा उस पर आपको टैक्स तो लगाया जाएगा। तो घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में जो लेन देन पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, ये सारे टैक्स जो थे वो था डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा सा मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, मतलब इसमें जो बातें कहा गया था, 2 बातें, एक करापात और दूसरा कराघात। ये 2 अलग अलग बिंदु पर लगता है, 2 अलग अलग व्यक्ति पर लगता है, ठीक है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति पर, मतलब करापात और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब कराघात किसी और पे लग रहा है, करापात का प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, मतलब घाव किसी और को हुआ है लेकिन फीलिंग किसी और को हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम में, ऐसी व्यवस्था जो होती है इस प्रकार के टैक्स में, वो इनडायरेक्ट टैक्स में देखने को मिलता है। और जैसे कि आपको पता होगा उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, अब तो GST आ चुका है तो सब तो GST के तहत ही आपको पढ़ने मिलेगा। तो सारा इनडायरेक्ट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, सब जो होता था। नाम से स्पष्ट है, सीमा शुल्क तो समझते ही होंगे। सीमा शुल्क मतलब आप समझ लीजिए ये भारत है, बात मतलब मान लेते हैं ये भारत है, तो इसमें जो प्रवेश कर रहा है और जो आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसको आप कर सकते हैं। तो सीमा शुल्क समझ गए। सीमा शुल्क का मतलब सीधा सीधा भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसमें जो प्रवेश कर रहा है और यहाँ से जो बाहर जा रहा है, तो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले और बाहर से बाहर जाने वाले, यानी आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कहा जाता है सीमा शुल्क। तो देश की सीमा के बाहर जाने वाली और देश के सीमा से बाहर आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला टैक्स जो होता है दैट इज नॉन एज कस्टम ड्यूटी। यस, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। लेकिन ध्यान रहे इसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और आरोपित भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है, ठीक है, इसको वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। सेवा कर की बात करें, सेवा कर का सीधा सा मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित और एकत्र किया जाएगा, परंतु वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों को बांट दिया जाएगा। आपको एक बात बताना मैं बहुत भूल गया
कि आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो शेयर नहीं होता है। आई मीन मेरा मतलब है कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया था। शॉर्ट में ये समझे, राज्यों को बांटा नहीं जाता, राज्यों के बीच नहीं दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट शेयरेबल, ओके। इसको राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाता है। जबकि सर्विस टैक्स हो, सीमा शुल्क हो, वो वित्त आयोग की एक सिफारिश होती है। उसके बाद आप जब डिविजन पूल पढ़िएगा तो यू विल अंडरस्टूड अबाउट दैट। तो अब तो सेवा कर को समाप्त करके जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। एक होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का नाम है मतलब जितने भी प्रोडक्ट जो भारत के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, भारत के इनसाइड में बन रहे हैं, उत्पादन जो देश के भीतर हो रहा है तो केंद्र सरकार उस पर एक कर लगा देती है, उसको उत्पाद शुल्क कहते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि शराब, तंबाकू, ठीक है, गांजा, ऐसी जो मादक पदार्थ हैं उस पर केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार टैक्स लगाती है। राज्य सरकारों को शुल्क लगाने का अधिकार है। लेकिन अगर तंबाकू से निर्मित कोई वस्तु है जैसे सिगरेट, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएगी, यानी केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, ठीक है। लेकिन तंबाकू, गांजा, मादक पदार्थ जो डायरेक्ट मानव के उपभोग में आ जाता है उस पर जो उत्पादन शुल्क लगाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स भी पढ़ते होंगे, वैट। वैट कोई टैक्स नहीं है बल्कि एक टैक्स की कर प्रणाली है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स का सीधा सा मतलब होता है वैट कोई कर नहीं है, ध्यान रहे, दिस इज नॉट ए टैक्स, बल्कि टैक्स को मतलब लगाने की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, उत्पादन से लेकर वितरण तक के प्रत्येक चरण में, अगर यहाँ से प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ से प्रत्येक चरण में, ठीक है, एक तरह से जो वैल्यू एडेड होगा उस पर जो टैक्स होगा, जिसके कारण वस्तु की कीमत अगर 100 रुपया है, यहाँ 200, यहाँ फिर 300, यहाँ पे 500, तो प्रत्येक बिंदु पर जो वैल्यू एडेड होगा उस बिंदु पर एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसके कारण वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपको पता होगा, कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं। हरियाणा जो है राज्य का, देश का पहला राज्य था हरियाणा, जहाँ पर इसको लागू किया गया था वैट को। और सबसे जो अंतिम राज्य था जिसने वैट को स्वीकारा था वो था यूपी। यूपी द लास्ट स्टेट, ठीक है, जिसने भारत में सबसे अंत में उत्तर प्रदेश था जिसने 2008 में, ठीक है, इसको अपनाया था। अब बात करेंगे सीएसटी की। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। सेल टैक्स समझते हैं, केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स। ये मतलब एक तरह से पहले जान लीजिए, बिक्री जो कर है यानी व्यापार कर, इसको व्यापार कर भी बोलते हैं। व्यापार कर चूँकि इसको लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, लेकिन अगर ये बिक्री कर अगर अंतर्राज्यीय है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, अंतर्राज्यीय हो रहा है, तब केंद्र सरकार के तहत बिक्री कर लगाया जाएगा। जब केंद्र सरकार बिक्री कर लगाएगी अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा हो तब। केंद्रीय बिक्री कर से जो मिलने वाला जो कर का जो राजस्व होता है वो केंद्र सरकार जो भी उत्पादक राज्य है उसको सौंप देती है। ध्यान रहे, उत्पादक राज्य को सौंपती थी, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी लागू हुआ तो ये जो सेंट्रल सेल टैक्स हो उसको समाप्त कर दिया गया। सेंट्रल सेल टैक्स इस समाप्त क्या मतलब, इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। और बात फाइनली जीएसटी की, जिसके बारे में डिटेल से होगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। जीएसटी जिसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, अब ये क्या हुआ, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर लगाएगी, इकट्ठा भी करेगी। इसमें 3 प्रकार का है, एक सेंट्रल सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, ये सब है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लगभग 17, जिसमें वस्तु और सेवा कर, 17 केंद्रीय एवं राज्य और 22 प्रकार के जो उपकर है उसको शामिल किया गया है। 17 केंद्र और सेंटर और स्टेट के जो टैक्स होते थे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको घुसा दिया गया इसमें। जिसमें अगर बात करें कि जीएसटी में जो शामिल किया गया था
केंद्र की तरफ से, तो एक तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा उत्पाद शुल्क दवाई और प्रसाधन में, इसके अलावा अतिरिक्त जो उत्पाद शुल्क था कपड़ा वस्तु पे, इसके अलावा जो अतिरिक्त सीमा शुल्क होता था, विशेष सीमा शुल्क होता था, सेवा कर होता था, सबको उसमें प्रवेश करा दिया गया है। राज्य कर में जैसे राज्य का जो वेट है, एंट्री टैक्स है, मनोरंजन कर है, विज्ञापन कर है, विलासिता का कर है, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर है, ये सब राज्य कर जिन्हें जीएसटी में प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।